नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और महंगाई का झटका देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश रवाना हो गए हैं और यूरोप जाएंगे। हमने पूछा कि भैया तमाम लोगों को आप बचत का नसीहत देके सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, विदेश यात्रा मत जाओ, आप खुद विदेश रवाना हो गए। तो भाजपाइयों की टोली से पहले भक्तों की एक टोली कूद जाती है सोशल मीडिया पे। क्या बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री हैं, उनको तो देश के लिए जाना पड़ेगा, भारत के हित की बात है, भारत के हितों की बात है, भारत के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। लेकिन इस बार गजब हो गया शिव जी, शायद ये पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहाज में बैठने से पहले ही असली खुलासा निकलकर सामने आ गया कि प्रधानमंत्री ने जो ये यात्रा का कार्यक्रम बनाया है, ये यात्रा वो देश के लिए कर रहे हैं कि दोस्त के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से अडानी साहब का जिक्र आ गया। अडानी को लेकर अमेरिका से तो एक खबर आई ही, उस खबर के बारे में जरूर हम विस्तार से बताएंगे और उसके बदले में कीमत अडानी साहब चुका रहे हैं कि भारत चुका रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जिन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, उनमें से एक देश ऐसा है जहां अडानी साहब बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो फिर वही सवाल कि मोदी जी के लिए दोस्त बड़ा है या देश, और मोदी विदेश जो जा रहे हैं वो दोस्त के लिए जा रहे हैं या देश के लिए जा रहे हैं। और एक बड़ी बात जो बार बार उठता था, चाहे वो श्रीलंका जाए, चाहे वो केन्या जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाए, तो इस बार प्रधानमंत्री ने थोड़ी सी चालाकी कर दी है। उन्होंने सोचा कि मैं एक नहीं कई देशों में चला जाता हूं ताकि लोगों को सच ढूंढना मुश्किल हो जाए। लेकिन फिर भी वो सच निकल कर सामने आ गया, क्योंकि सच छुपता नहीं है। और अब क्या कहे प्रधानमंत्री जी को, तो एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। एक एक करके दर्शकों के सामने डिकोड करेंगे महंगाई का झटका और मोदी विदेश गए, लेकिन मोदी के विदेश जाने का अडानी साहब से क्या कनेक्शन है, एक बड़ा खुलासा इस स्टोरी में हम करेंगे। और तमाम दर्शकों से कहेंगे कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। शिव जी हमेशा की तरह शानदार अंदाज में शुरुआत करेंगे, लेकिन एक अपील आज मैं खुद भी करना चाहूंगा शिव जी, कि भैया चैनल को कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो 5-10 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। आप तमाम लोग हमारी तारीफ करते हैं, और शिव कुमार मिश्रा जी और संतोष पाठक की जोड़ी को तमाम लोग आप जिस तरह से सराहना करते हैं, उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन थोड़ा सा कष्ट आपको करना होगा भैया, कम से कम इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम 10 या 11 लोगों तक आप इस चैनल को जरूर फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को, और उनसे भी अपील कीजिए सब्सक्राइब करने की। ध्यान रखिए, आप जितना हमारा हाथ मजबूत करेंगे उतना ही हम आपके लिए खड़े होने की कोशिश करेंगे। संकट का समय है, और इस संकट के समय में कुछ पत्रकार जो आपको सच से रूबरू करा रहे हैं, कम से कम उनका साथ तो दीजिए। जी शिव जी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सीधा ले चलूंगा पहले उस स्टोरी पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने शेयर की। ब्रेकिंग न्यूज, द जस्टिस डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू ड्रॉप चार्जेस अगेंस्ट India's richest man Gautam Adani after a lawyer for the billionaire made an unusual investment offer। अब इस खबर के बाद दर्शक बिल्कुल ये समझ लें कि संतोष पाठक या शिव कुमार मिश्रा कोई ऐसी खबर नहीं लाए हैं जो देश में मुहिम चली या कही गई। ये बात बिल्कुल सच है कि कल जब ये खबर चूंकि हमारे यहाँ तो आज दिन निकला है तो हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये खबर देर रात वहां न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रिंट कर दी, और उसमें बताया गया कि अडानी साहब कोई वहां के 15,000 लोगों को रोजगार का इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो कई बिलियन डॉलर का रहेगा, और इस बिलियंस डॉलर के बाद उनके खिलाफ जो केस चल रहा है वो ड्रॉप हो जाए। कई लोगों का ये मानना, भारत की विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ये कह रही है कि ये सब कुछ नहीं है, जो ट्रेड डील में ढील हुई थी उसका पर्पज यही था कि खाता ना वही, ट्रंप जो ट्रुथ पर लिख दें वही सही, और उसे थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी की टीम वेरीफाइड कर देती है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में पहला सीज फायर का पोस्ट किसने किया? अगर दर्शकों को याद होगा तो हमें बताने की जरूरत है ही नहीं। और आपको यह भी याद होगा कि सीज फायर, वो क्षमा चाहिए,
ट्रेड डील का पहला पोस्ट किसने किया? और फिर एक और बड़ी आपको खबर बता दें, इस समय अडानी बंधुओं की निगाह और अडानी बंधुओं का हाथ असम के मुख्यमंत्री पर पूरा पूरा है। और असम के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण में पहली बार कोई अमेरिका का राजनयिक भारतीय शपथ ग्रहण में सम्मिलित होने गया। इस बात को आप हल्के से लें या बेमतलब की समझे, ये आप समझिए। तो यह सवाल उठता है कि अगला मोदी का जो अक्स है, अगला जो मोदी का प्रतिबिंब है, क्या हिमंता बिस्व शर्मा होंगे? और हिमंता बिस्व शर्मा होंगे तो क्या योगी और अमित शाह करेंगे क्या? और क्या इसी पर्पज में कल आनंद फानन में योगी और शाह की मुलाकात हुई है कि ये हो क्या गया? तो ये कई सवाल हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल है कि जो फ्रॉड का केस था, जो करप्शन का केस था, वो अब अमेरिका वापस ले लेगा। उसके बदले में अडानी वहां 10,000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 15,000 लोगों को रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं, ऐसी ही एक डील नॉर्वे में फंसी हुई है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जो नॉर्वे में सरकारी फंड होता है, वो प्राइवेट कंपनीज को वो देते हैं सपोर्ट के लिए, मतलब लोन देते हैं। वहां इनकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई है। प्रधानमंत्री जी अपने 3-4 देशों की यात्रा करें तो समझ लीजिए कि अडानी को 1-2 देशों में फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से वो जा रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ। उनकी मुख्यमंत्री ने पूछा, क्या प्रधानमंत्री ने अगर कहा कि 1 साल के लिए सोना मत खरीदो तो ठीक है? छात्रों ने मना कर दिया, मुंह के मुंह मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए तेल का प्रयोग कम करो, पूल कर लो, उन्होंने कहा ठीक है या गलत? तो लोगों ने कहा ठीक है। हाँ या ना? तो लोगों ने कहा ना। ना कहा ही नहीं किसी ने। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी में वायरल हो रहा है। इतनी फजीयत के बाद संतोष जी, मैं थोड़ा सा एक और मेरे दिमाग में सवाल चल रहा है, मैं तो उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। इतनी फजीयत सोशल मीडिया पर, ये वोट कहाँ से आते हैं ईवीएम में? मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब से कल आरजेडी का उम्मीदवार बैलेट पेपर के चुनाव से जीता है, तब से दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। ये उसी बिहार में जीता है जहां आरजेडी सिर्फ 25 सीटें जीती 244 सीटों में। वो 243 में 25 जीती, 202 एनडीए के पास आया है। और कल जो एमएलसी चुनाव का जो नतीजा आया है, उसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, वो लोग वोट करते हैं और उसमें करारी हार हुई है। तो नतीजा तो बिल्कुल स्पष्ट है। संतोष जी, एक ही सीट पर चुनाव था और ये जो ग्राम प्रधान और वीडीसी और ये मेंबर जो चुनाव देते हैं, ये हमेशा सरकार के दबाव में देते हैं। ये कोई नया चुनाव नहीं होता, ये हर राज्य में। लेकिन इस बार सोचिए कि गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने वोट नहीं दिया। और एक बात और है शिव जी, आप सोशल मीडिया पर भी कई सारे पत्रकार, यूट्यूब पे भी कई सारे पत्रकार हैं जो नाखून कटाकर शहीद बनना चाहते हैं। हम तो भैया ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अमेरिका, यूरोप, मोदी, विदेश, तमाम चीजों की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिक्र आप कर रहे हैं, बड़ी शानदार मुख्यमंत्री है मोदी जी के। जो नगीने वो ढूंढ कर लाए हैं कई राज्यों में से, उनमें से एक नगीना वो भी है। अब मैंने उनको टैग करके पूछा, उन्होंने कहा ये करो, वो करो, मेट्रो डे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, तमाम चीजें गिनाती मैंने उनसे और दिल्ली के उपराज्यपाल से। दिल्ली के असली मालिक तो वही है, उपराज्यपाल। दोनों लोगों को टैग करके सोशल मीडिया पे पूछा, अभी तक जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा कि आप दोनों डीटीसी को कहिए कि कितने रूट पे वो कौन सी बसें चला रहे हैं और उसकी टाइमिंग क्या है, वो लिस्ट जो है वेबसाइट पे डाल दे। एक जमाने में समय सारणी हुआ करती थी शिव जी, डीटीसी के जितने डिपो थे, बस स्टैंड थे, वहां वो लगा रहता था। जो पूछताछ काउंटर है वो तो सब बंद ही पड़े हैं एक तरह से अब। लेकिन अभी तक वो जवाब नहीं आया है कि भैया कितनी बसें चला रहे हो, कितने रूट पर चला रहे हो। अगर किसी आम आदमी को अपनी गाड़ी छोड़कर या बाइक छोड़कर वो चाहे कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चला जाऊं, तो उसको उसके बस स्टॉप पर कितने बजे बस मिलेगी, इसका कोई टाइम टेबल अभी तक आया नहीं है। तो हम सीधे
सीधे सवाल पूछते हैं हुक्मरानों से, उनकी आंखों में आंखें डालकर। प्रधानमंत्री से 5 सवाल पूछे थे, अभी तक उनका भी जवाब नहीं आया है और वो विदेश रवाना हो गए, यूएई पहुंच गए। लेकिन इस बार उनके रवाना होने से पहले जो खबर आई है, और मैं अब तो ये सिर्फ अडानी का मसला नहीं है, अब ये मामला कहीं बहुत बड़ा हो गया है। कल एक बड़े उद्योगपति ने मुलाकात की है संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से, कुछ बड़ा होने वाला है, अब ये सबको जवाब देना चाहिए। जो वहां पर केस है अमेरिका में करप्शन का, अब क्या समझ में आ रहा है कि अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे गौतम अडानी। 10 अरब डॉलर। ये 10 अरब डॉलर क्या वो अपनी जेब से लेके आएंगे शिव जी? वो भारत के बैंकों से कर्ज लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, भारत के बैंकों में किसका पैसा जमा है? हमारा और आपका जमा है। और नहीं तो गौतम अडानी साहब घोषणा कर दे कि नहीं, वो अपने पैसों से ये 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे और भारत के किसी बैंक से कोई पैसा नहीं लेंगे लोन पे, और अपनी किसी भारतीय कंपनी से कोई पैसा नहीं निकालेंगे। नहीं कर सकते हैं घोषणा। दूसरी चीज उन्होंने कही कि केस वापस हुआ तो उन्होंने वादा किया कि भैया अमेरिका में 15,000 लोगों को नौकरी भी देंगे अडानी साहब। और मैं फिर कह रहा हूं कि अडानी साहब से कोई खास मोहब्बत हमें है नहीं, मैं यहां पर नीतिगत सवाल तो उठा रहा हूं। क्या ये समय नहीं आ गया शिव जी कि इस देश की सरकार जो है वो बाकायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहे कि वो अपने वेबसाइट पे इस बात का जिक्र करे कि देश के कौन से उद्योगपति ने कितना लोन किस प्रोजेक्ट के लिए लिया है, और उसमें कितना ब्याज वो दे रहे हैं, और क्या टाइमली किस्त भरेंगे या कितने दिनों में कितने सालों में वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, यूपी सरकार कह रही है कि हमने बड़ा बिना कोई लोन लिए बनाया, लेकिन वो बनाया अडानी ने, और पता लग रहा है कि अडानी साहब का जितना उसका खर्चा आया है वो लोन लिया है उन्होंने सार्वजनिक बैंकों से। तो अब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये बताना चाहिए कि भैया वो जो कामकाज कर रहे हैं कितना लोन ले रहे हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हमें पेट्रोल डीजल की बढ़ने वाली कीमत से डरा रहे थे, कम से कम अपना कर्तव्य निभाए और ये बताए कि किस बैंक का कितना कर्जा जो है वो अडानी पर हो, चाहे अंबानी पर हो, चाहे बिरला पर हो, चाहे मित्तल पर हो, चाहे टाटा पर हो, कम से कम उसका खुलासा तो करे। और दूसरी चीज, ये सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहाँ ये अरबपति खरबपति और पता नहीं कौन कौन से पति उद्योगपति कैसे बन जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं। एक ढंग का आविष्कार पिछले 12-13 सालों में अडानी ने कौन सा आविष्कार कर दिया? भारत की इकोनॉमी में कौन सा बड़ा उन्होंने योगदान कर दिया है? और ये कितना लोन ले रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हैं? और तीसरी चीज इन कंपनियों को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने फैक्ट्रियों में, अपने कंपनियों में, अपने उद्योग धंधों में कितने भारतीयों को, कितने हिंदुस्तानियों को रोजगार दे रखा है। आप अमेरिका में एक मुकदमे से फ्री होने के लिए 15,000 लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं, वहां आप 10 अरब डॉलर जो पूरा निवेश बताया जा रहा है कि 10 अरब डॉलर वहां निवेश करेंगे। अब निवेश होगा कि उसको आप रिश्वत की तरह मान सकते हैं, ये तमाम चीजें आप समझ लीजिए, वो सच हमें बताना चाहिए। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश दौरे पर आते हैं। उन्होंने कहा उनके विदेश दौरे को लेकर बहुत खबर उठनी नहीं चाहिए थी, क्यों? क्योंकि संकट की घड़ी थी। उन्होंने कहा कि भैया संकट की घड़ी है, क्या इस समय आपको सोना नहीं खरीदना चाहिए, आपको तेल गैस की बचत करनी चाहिए, आपको कुकिंग ऑयल की बचत करनी चाहिए। और ये तमाम उन्होंने हमें दिखा दिया कि 2 गाड़ियों के काफिले में वो जा रहे हैं। आज लंबे अरसे बाद शिव जी, प्रधानमंत्री जब विदेश रवाना होते हैं तो विदेश रवाना होने से पहले बयान आता है, उनका वक्तव्य आता है। मैंने सोचा कि आज प्रधानमंत्री ने, शायद हो सकता है मीडिया ने ना चलाया हो उनका वक्तव्य, तो मैंने कहा पीआईबी पे देख लेते हैं। अब जब मैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे गया, अभी 2:13 हो रहे हैं, ये उपराष्ट्रपति सचिवालय की रिलीज है, कोयला मंत्रालय की रिलीज है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की रिलीज है और अन्य की रिलीज है। इसमें कहीं भी प्रधानमंत्री का विदेश रवाना होने से पहले का वक्तव्य नहीं है। मतलब इस खुलासे से मोदी इतने आहत हो गए कि उनको समझ ही नहीं आया कि बोलना है या नहीं बोलना है। और मैंने कहा कि अब वो एक देश का उन्होंने प्लान नहीं बनाया, भारतीयों को झांसा देने के लिए, हिंदुस्तानियों को झांसा देने के लिए प्लान कहां का बनाया? वो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। संयुक्त अरब अमीरात वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। नॉर्वे और अडानी का क्या कनेक्शन है वो बताने से पहले एक चीज बता दूं कि भारत में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है, और ईरान के विदेश मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री भी भारत यात्रा पर आए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री अब यूएई पहुंच गए। और इतनी बड़ी ब्रिक्स ब्रिक्स आप करते थे, चाइना का विदेश मंत्री इस सम्मेलन में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि चाइना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी कर रहा है। और चाइना ने क्लियर कट, चाइना में डोनाल्ड ट्रंप को पता है क्या कहते हैं शिव जी? किसी देश का राष्ट्रपति नहीं कहा जाता है,
व्यापारी कहा जाता है। और हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? माय डियर फ्रेंड। व्यापारी कभी डियर फ्रेंड नहीं हो सकता, वो अपना सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार देखता है। और एक बड़ी चीज और मैं बता दूं, जितने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेके डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए हैं, चाइना में उनका स्वागत तो हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं। अगर उतने उद्योगपति लेके भारत आ जाते तो ये भारत का गोदी मीडिया तो छाती पीट पीट के मोदी को ब्रह्मांड का नेता घोषित कर दिया होता। शिव जी, विश्व का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, जितनी आकाश गंगाएं हैं उन सब आकाश गंगाओं का नेता बता दिया गया होता प्रधानमंत्री। चाइना कैसे व्यापारी के साथ डील करना चाहिए वो सबक सिखा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये एक बड़ी बात हुई। अब नार्वे के किस्से पे आ जाते हैं। नार्वे का किस्सा क्या है? नार्वे जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और जाने से पहले खबर आ गई कि भैया अडानी की जो कंपनी है, ये एनर्जी एनर्जी बहुत फोकस करते हैं। शिव जी, लोगों को लगता होगा कि देश के विकास के लिए एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैं भी यही समझता था। लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि 2014 से लेकर 2026 तक भारत में तेल के गैस के उत्पादन के लिए या भारत में तेल और गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। हम जहां 14 में खड़े थे वहीं 2026 में खड़े हैं। तो ये 12 साल में जो एनर्जी 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 ग्रीन एनर्जी कहते रहे, किसके लिए कहते रहे? क्या अडानी साहब के लिए? अब देखिए, अडानी की कंपनी ग्रीन एनर्जी भ्रष्टाचार के आरोप में नार्वे में ब्लैकलिस्ट में है। और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18-19 मई को जा रहे हैं, और वहां पर भी एक बैठक वो एनर्जी सेक्टर को लेकर करेंगे। तो अब ये पूरा मामला आपने थोड़ा सा बता दिया दर्शकों को, मैं जरा बता देता हूं कि 26 फरवरी 2026 को नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की आधिकारिक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है अडानी साहब की कंपनी को, अडानी ग्रीन को। और नार्वे का जो गवर्नमेंट पेंशन एंड ग्लोबल फंड है, उसने अडानी ग्रीन एनर्जी को अपने निवेश की सूची से बाहर कर दिया है। और मोटे तौर पर कारण क्या बताया गया है? गंभीर भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर वित्तीय अपराध। तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा के पीछे फंड ढूंढने वाले भाजपाइयों और भक्तों को क्या नहीं लग रहा है कि भारत की बेइज्जती की जा रही है? भारत के प्रधानमंत्री के दोस्त पर, करीबी दोस्त पर आरोप लगाया गया है गंभीर भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर वित्तीय अपराध। अमेरिका के बाद नार्वे, और नार्वे जो है अब उस यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में अडानी साहब के लिए वो निश्चित तौर पर एक तरह से लॉबिंग करते हुए नजर आएंगे। अब तो मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को महंगाई का झटका देकर, देश को संकट में डालकर, देश की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डालकर, देशवासियों को देशभक्ति का लॉलीपॉप देके, माफ कीजिएगा मैं इस तरह के शब्दों का यूज नहीं करता, लेकिन कोई तथाकथित नेता अगर किसी देश के 146 करोड़ लोगों को कहे कि आप पेट्रोल डीजल और गैस बचाओगे तभी आप देशभक्त कहलाओगे, आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदोगे तभी आप देशभक्त कहलाओगे, आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करोगे तभी आप देशभक्त कहलाओगे, तो ऐसे नेता के लिए इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि आप नार्वे की धरती पर इस देश के लिए लॉबिंग करने जा रहे हैं या अपने करीबी मित्र अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ के लिए लॉबिंग करने जा रहे हैं। मैं तो अपने दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट करके हमें जरूर बताइए इस बारे में। जय शिव जी। अब क्या कहा जाए, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ लॉबिंग के खेल में प्रधानमंत्री लगातार जाते हैं। कल आपने देखे थे 2 लेटर वायरल हो गए। एक में बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस विदेश यात्रा क्यों कर रही है, दूसरे में कांग्रेस कह रही है कि आप क्यों कर रहे हो। लेकिन क्या इन लेटरों से आज का डीजल सस्ता मिलेगा किसी को? क्या इन लेटर दिखा के कोई सोशल मीडिया की फोटो ले जाए या डाउनलोड करके ले जाए और पेट्रोल पंप वाले को दिखाए भैया उन्होंने हवाई यात्रा किया, हम पे दबाव क्यों बना रहे हो? हमें तो जो कल दे रहे थे डीजल या पेट्रोल उसी भाव दो, ये 3 रुपए बढ़े हुए हम नहीं देंगे तो क्या किसी को मिलेगा? इसी तरीके से देश के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बात करेंगे? मैं आज एक खबर छपी है, विदेशी मीडिया की वेबसाइट है स्क्रॉल इन में, उस पर खबर छपी है संतोष जी के 4 मई को बंगाल में वोटों की धीमी गिनती का अजीब मामला सामने आया है। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने स्क्रॉल को बताया जहां भी हमारे लिए मुकाबला कड़ा था वहां गिनती धीमी गति से की गई। दोपहर तक इसका मतलब यह था कि बंगाल में बीजेपी को भारी बढ़त मिल गई थी, भले ही अभी तक वोटों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही गिना गया था। इस बात की जांच के लिए कोलकाता में टीएमसी के एक मजबूत गढ़ राजा राहाट न्यू टाउन पर क्या असर पड़ा? टीएमसी और सीपीआई एम दोनों ने स्क्रॉल को बताया जैसे ही राज्य में बीजेपी की जीत पक्की लगने लगी,
टीएमसी के गिनती एजेंटों को काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया। तब तक टीएमसी काफी बड़े अंतर से आगे चल रही थी। हालांकि जैसे ही टीएमसी के एजेंट वहां से चले गए, आंकड़ों को दिखाते हैं कि बीजेपी ने तेजी से उस वक्त बढ़त को कम कर दिया। अगले दिन गिनती के एक विशेष और आर्थिक दौर में, जिसमें टीएमसी का कोई भी एजेंट मौजूद नहीं था, बीजेपी को विजेता घोषित कर दिया गया। अब ये सब खबरें जब बाहर के अखबारों में छपती हैं तो कितनी भारत की साख बनती होगी, भारत के चुनाव आयोग की कितनी तारीफ होती होगी, भारतीय व्यवस्थाओं की कितनी मतलब परितोष मिलने की। हो सकता है किसी मैक्से से दे दे पकड़ के कि ऐसा चुनाव व्यवस्था मैं भी दे दूं। भाई क्या भरोसा है। संतोष जी, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि फ्रॉड और करप्शन में जो लोग केस चल रहे हैं, उनके केस सुधारने के लिए अगर ट्रेड डील जैसे काम होंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका के राष्ट्रपति का जवाब नहीं दिया जाएगा तो सब क्या यही खेल चला। मैं अंतिम कमेंट छोटा सा आपसे टिप्पणी एक चाहता हूँ। देखिए, खेल तो वही चला है और पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो आपने बता दिया। कई सारी सीटों पर हुआ, ममता बनर्जी आगे चल रही थी, वहां बवाल हुआ और अचानक ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई। लेकिन हमें असली गुनाहगारों की बात भी करनी चाहिए, असली गुनहगारों की बात भी करनी चाहिए। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए और उन्होंने कहा कि भैया हाँ लीक हुई है, बड़ा एहसान कर दिया देश पर उन्होंने मान के। और अब वो कह रहे हैं कि अगले साल से ये नीट ऑनलाइन होगा। आज ये सवाल मैं मोहन भागवत से पूछ रहा हूं, आज ये सवाल मैं दत्तात्रेय हाउस वाले से पूछ रहा हूं। पूरे के पूरे शिक्षा जगत को, पूरे के पूरे शिक्षा मंत्रालय को कलंकित करने में क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन नेताओं की भूमिका नहीं है जिन्हें मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले ने शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय से जुड़े अहम विभागों में हस्तक्षेप करने के लिए डाल रखा है? जो शिक्षा मंत्रालय में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो संस्कृति मंत्रालय में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्या वो लोग ये जो नीट में धांधली हो रही है, जो शिक्षा में धांधली हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या जो नीट घोटाला हुआ, जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, लगातार हर साल हो रहा है, क्या इसके लिए सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है? मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो नेता जिम्मेदार नहीं है जो कि शिक्षा मंत्रालय के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं? इस फेलियर के लिए, देश को झुकाने के लिए, देश को शर्मनाक स्तर पर ले जाकर झुकाने के लिए क्या मोहन भागवत भी जिम्मेदार नहीं है? उनके दत्तात्रेय होसबोले नंबर 2 अमेरिका जाते हैं, वहां से आके उनके सुर बदल जाते हैं। एक मोर्चा मुझे बता दीजिए शिव जी, जहां देश का मान सम्मान बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हो। विदेश जाते हैं तो गौतम अडानी की लॉबिंग करते हुए नजर आते हैं। दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में तो एफआईआर हो गई है, नॉर्वे में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। दुनिया के कई देशों में गौतम अडानी को लेकर वहां की सरकारें अलग अलग तरह का बयान दे चुकी है। क्या ये भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी का सबब नहीं है? और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, हमें, मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष के आरोपों को आप सिर्फ विपक्ष के आरोप कहकर खारिज नहीं कर सकते, आपको जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि गलती मोदी सरकार की, जनता चुकाएगी, रुपए 3 का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। यानी झटका तो लग चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। तो जो प्रधानमंत्री मोदी हर जगह एनर्जी एनर्जी की बात कर रहे हैं और भारत जिस तरह से अमेरिका के आगे झुकता जा रहा है, क्या उसकी भारत के आम नागरिक नहीं चुका रहे हैं? उसकी कीमत भारत का आम व्यक्ति नहीं चुका रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मोदी नहीं, मोहन भागवत है। मोदी और भागवत की जोड़ी दोनों मिलकर इस देश की करोड़ों जनता को परेशान करने के लिए जिम्मेदार है। जी शिव जी। चलिए, अब दर्शकों के ऊपर छोड़ेंगे कि कौन जिम्मेदार है, हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।